बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और सोमवार से मैं वो कार्यक्रम लेकर के आने वाला हूं शाम में, जहां आप लोगों की कुंडली का विश्लेषण होगा। आप लोग लिखते रहिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखा करिए। अपने सवाल वहां भी लिख सकते हैं। नामों की घोषणा मैं यहां से भी कर दूंगा, वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। और लगातार 14 दिन तक शाम में जो कार्यक्रम होगा वो आप लोगों के बीच से चुनी गई कुंडलियों का होगा। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। आप लोगों को क्षमा चाहूंगा, पर क्या करूं, अब ये अपने वश की बात नहीं है। कई बार होती हैं चीजें जो आप नहीं चाहते वो हो जाती है। चलिए ठीक है। 16 दिसंबर 1999, दिन गुरुवार, 2:20 और खम्मन ये जगह है। खम्मन, खम्मम, KHAMMAM इनकी कुंडली है। ये जातिका की कुंडली है। भाव के आधार पर और युति के आधार पर विश्लेषण करूंगा। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सारा काम कर लिए हो तो बिल्कुल देख लीजिए, रोटी बन गई हो, चावल पक गया हो तो आप आराम से बैठ जाते हैं। घंटे भर की यात्रा शुरू करते हैं। विक्रम संवत 2056, शक संवत 1921। व्यक्ति का जन्म जिस संवत्सर में हुआ है उस संवत्सर का नाम नंदन संवत्सर है। नंदन संवत्सर में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो राजसिक होता है और राजा के सदृश सुखों का भोग करने वाला होता है। अपने आसपास के लोगों में बहुत ही जल्दी गहरी पैठ बनाने वाला और तुरंत ही अपनी अलग पहचान बनाने वाला, अलग छवि का मालिक होता है। एक बात और भी है, अगर आप इस कुंडली को बाद में समझें और पहले पंचांग को समझें तो व्यक्ति का जन्म मार्गशीर्ष माह में हुआ है। मार्गशीर्ष माह में जन्मे लोग थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं पर ईर्ष्यालु भी होते हैं। मतलब दोनों चीजें दिख रही हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के दिमाग की स्थिति थोड़ी सी कभी कभी कमजोरी को प्राप्त करेगी, जहां व्यक्ति तुरंत ही गर्म हो जाए, तुरंत ही क्रोध में युक्त या तुरंत ही बदल जाए, या कई बार जो चीजें हैं उसको वो दिखाना नहीं चाहता है। होता संपूर्ण है पर दिखाता नहीं है। ये बात है, छुपा जाता है चीजें कई बार। मतलब ये चीज है पर वो दिखा नहीं पाता है। काम है पर दिखाता नहीं है। क्रोध है पर दिखाता नहीं है, बैलेंस बना लेता है। दक्षिणायन में जन्मे होने का एक सीधा सा प्रभाव व्यक्ति को बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। व्यक्ति को अपने प्रभावों को विकसित करने की आवश्यकता है। अपने आत्मबल को हमेशा ही मेंटेन करने की आवश्यकता है। उसमें किसी भी तरीके के प्रभाव में कमजोरी न हो तो ज्यादा जरूरी है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस वजह से व्यक्ति को हमेशा ही अपने चंद्रमा पे प्रभाव रखना होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा अगर पापक होंगे शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के, हालांकि यहाँ से अब आरंभ हो जाते हैं, वो शुभ ग्रह की तरफ बढ़ जाते हैं, शुभ ग्रह के नेचर उनमें आने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी बात नहीं होगी, ये अच्छी बात भी होगी, लेकिन हमें उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस वजह से व्यक्ति जो है वो कई जगह से पैसे कमाने का प्रभाव लेता है और उसके अंदर वो चीजें होती भी हैं। एक बात और भी कहूंगा, शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव बुद्धिमानी का रहेगा। उसकी वाणी अच्छी रहेगी, वो बुद्धिमान होगा, उसकी लेखन शैली बड़ी अच्छी होगी, बेहतर ढंग से किसी भी चीज को सुंदर अक्षरों में लिखने वाला होता है। और सबसे अच्छी बात है कि वो बुद्धिमान है, उसकी वाणी बड़ी प्रखर है और बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण करने वाला होता है। आगे बढ़ता हूं। बुधवार के जन्मे होने के कारण बुद्धिमान है, चपल, चंचल, चालाक और बुद्ध से प्रेरित होने के कारण व्यक्ति किसी भी चीज को आसानी से प्रकट करने वाला है। जो बात उसके दिल में है उसे वो कई बार इतनी सहजता से कह देता है, इतनी सहजता से बोल देता है कि सामने वाले के दिल में वो बात सीधी की सीधी उतर जाती है। कम्युनिकेशन बड़ा बेहतर होता है और व्यक्ति
प्रभाव से युक्त होता है। 50 से 100 लोगों के बीच में आसानी से अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। भाषण शैली, भाषा की शैली, भाषण कला, ये सब में व्यक्ति निपुण होता है। गणितीय पक्ष अगर मजबूत हो तो व्यक्ति का गणितीय तर्क बड़ा मजबूत होता है। हेमंत ऋतु में जन्मे होने के कारण प्रेमी है, इसको प्रेम चाहिए। आप प्रेम से कह दो तो ये सब कुछ कर देगा, पर जरा भी टेढ़ी बुद्धि लगाई तो फिर कमजोरी बाकी नहीं है और फिर वो सामने से सब कुछ उगल देगा। तो ये बात समझने की है। कभी कभी स्वार्थी भी होगा, अपने बारे में सोचेगा, अपने बारे में विचार करेगा, पर ये तो है वैसी स्थिति, क्योंकि तुला लग्न के होने के कारण ये प्रभाव भी होते देखा जा सकता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति का जन्म जो हुआ है हेमंत ऋतु और ये वक्त पूर्वा भाद्रपद का सिद्धि योग विष्टिकरण। अब एक बात थोड़ी सी आपको समझा देता हूं। व्यक्ति जो है वो थोड़े गंभीर बुद्धि का है, गंभीरता को रखने वाला है, उछल कूद मचाता नहीं है, शांत है, स्थिर है, बुद्धिमान है, इस वजह से तर्क करता है और सीधा और स्पष्ट तर्क करता है। ऐसे बेतुकी और बयानबाजी नहीं करता। अपनी वाणी पे इसको 100% भरोसा होता है। जो भी बात कहता है उस पे इसको पूरा भरोसा है। दूसरी बात है कि जो भी काम इसको हाथ में दिया जाएगा उसको वो संपूर्ण फल के रूप में प्राप्त करना चाहता है और एक्सपेक्टेशन जो होता है वो जीवन से उसके बड़े अच्छे होते हैं और ऊंचे होते हैं। मतलब व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो बड़ा सिद्ध कोटि का होता है। शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर कामुकता भी होगी, व्यक्ति के अंदर क्रोध भी है, चपलता भी है, तामसिक गुणों को रखने वाला है। अभी इंसान बनना बाकी है, देवता तो दूर। मतलब पहले व्यक्ति को अपने नेचर को ऐसा बनाना होगा कि वो एक सिद्ध पुरुष बन जाए या शुद्ध स्त्री बन जाए। शूद्र वर्ण के होने के कारण तामसिक और राजसिक प्रभावों से व्यक्ति प्रभावित है। इस वजह से उसके पास भौतिकीय तत्वों के प्रति आकर्षण का भाव दिखेगा। ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, प्रमाद है, आलस्य है, ये सब चीजें हैं। इन सबको धीरे धीरे कम करने की स्थिति बनती है। मतलब सुबह जागने की स्थिति हो जाए, रात में ज्यादा देर तक जागे नहीं, सुबह जितनी जल्दी हो सके जागे, अपने से बड़ों का सम्मान करें, किसी के बारे में राजनीति और रणनीति ना करें, अपने बारे में ज्यादा न सोचें, समाज के बारे में, समाज को आप क्या दे सकते हैं, धन को किस तरीके से सही गति मिले, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? इस कुंडली में पंचांग में अगर मैं देखता हूं तो सबसे जो अच्छी बात है वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के होने का, दूसरा बुधवार का जन्म और तीसरा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति बलिष्ठ है, हृष्टपुष्ट शरीर का है, दाम्पत्य अच्छा रहे, प्रभाव अच्छा रहे, गांभीर्य रहे, वाणी का प्रभाव अच्छा रहे, ज्ञान का पक्ष अच्छा रहे, व्यक्ति गंभीर आसन का है, विराजित होता है तो सब लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये बात दिखती है। कुंडली में क्या अच्छी बात है? अगर आप कुंडली को देखें तो तुला लग्न की कुंडली बनती है, जो मूलतः यहाँ की राशि है वो लग्न में बनी है। ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ देख के। तुला लग्न की कुंडली बनी, लग्न में ही शुक्र मालव्य योग घटित कर रहे हैं और केंद्र के 3 घर भरे हैं, गुरु, शनि, केतु मंगल के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को थोड़ा सा ईर्ष्या और घर में कई बार कलह का वातावरण मचाने वाला, या कई बाबार व्यक्ति ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है, जलन की भावना या जलने की बदबू आती है। लग्न में शुक्र व्यक्ति को ऐश्वर्य से भरा पूरा रखेंगे, कभी भी किसी भी तरीके से भौतिक सुख संसाधन में कमी नहीं होने देंगे। ये तो भाव का असर है कि शुक्र लग्न में बैठे तो व्यक्ति सुंदर होगा और राहु दशम स्थान में दिग्बली हो जाएंगे, मंगल की दृष्टि दिग्बल क्षेत्र को देखेगी, उच्च के बैठे हैं तो रोचक योग बनेगा। पर यह एक सामान्य विश्लेषण है जो आप लोग आसानी से यूट्यूब पे देखते हैं, पर जो दिखाने वाला हूं वो बाकी है। यहां सूर्य और बुध, बुधादित्य योग आप लोगों को पता है, पर यह सामान्य है। इसमें कुछ नया क्या है? नया क्या है? चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि का निर्माण, जिसके ऊपर से 7.5 का प्रभाव, और उसके बाद यहाँ पे यहाँ के अधिपति शनि नीच के होकर के बैठे हैं, जिनका नीच भंग मंगल कर रहे हैं। पर यह सामान्य है, कुछ नया तो बताया नहीं मैंने, नया बाकी है। राहु पुष्य नक्षत्र में, जिसके अधिपति शनि नीच के, इस वजह से राहु का दिग्बलत्व कम होगा। ये थोड़ा गंभीर है, पर यहाँ पे आप जरा गौर करें तो राहु यहाँ कर्क राशि के बैठे, इस वजह से घर में कई बार कलह ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। दूसरी बात है कि आप जरा गौर करें तो लग्न 7 नंबर का बना, जहां शुक्र वही बैठे हैं। इसका मतलब है कि ये शुक्र यहां नहीं बैठे हैं, ये शुक्र बैठे हैं यहां। इस वजह से कई बार हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारा दाम्पत्य ठीक बीते, या फिर हमें कुंडली मिला करके ही विवाह करना होगा। आपके नेचर में जल्दबाजीपन की स्थिति भी दिख रही है, क्योंकि मंगल राहु और केतु के संपर्क में, और उस मंगल के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि भी जा रही है, जो कि अपनी राशि को देख रहे हैं।
दूसरी बात अगर देखें तो चतुर्थ स्थान जहां पे मंगल उच्च के हुए हैं, अभी मैं रोचक और मालव्य योग के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मंगल यहां पे श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति के ऊपर से 7.5 का प्रभाव, इस वजह से व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा कमजोर सा रहेगा। किस मामले में? तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे नहीं होते, पर अगर जन्म कुंडली का मारक ग्रह उच्च का हो रहा है, इसका मतलब है कि वो निगेटिव भी जा सकता है। तत्पश्चात उस पर अगर शनि का प्रभाव रहे, जो कि योग कारक ग्रह होता है तुला लग्न की कुंडली में, इसका मतलब है कि वो मारक प्रभाव मंगल का कमजोर हो जाएगा, क्योंकि योग कारक ग्रह जहां जहां भी देखेगा वहां वहां से उन भावों में जो जो चीजें निगेटिव जाएंगी, वहां से उसके निगेटिव तत्वों को कमजोर करने का प्रयास करेगा और उसमें अच्छाई देने का प्रयास करेगा। पर वो ग्रह है कौन जो योग कारक हो रहा है? तो आपकी कुंडली में शनि है, जो नैसर्गिक रूप से जहां भी देखते हैं वहां पे 75% से 50% तक निगेटिव डालने का प्रयास, विलंब डालने का प्रयास, प्रभाव में कमजोरी या कई बार प्रभाव को कम करने का प्रयास करते हैं। ये बात देखने की बात है। जहां पे आप अगर गौर करें तो मंगल उच्च के होकर के शनि का नीच भंग कर रहे हैं। ध्यान से समझिए मेरी तरफ, मंगल उच्च के होकर के शनि का नीच भंग कर रहे हैं, जो मंगल 28 डिग्री तक उच्च के होते हैं और यहां पे वो 21 डिग्री के ही हैं। इसका मतलब है कि संपूर्णतया ये उच्च के हैं और इस कुंडली के लिए वो मारक होते हैं, जिसपे योग कारक ग्रह जो शनि तुला लग्न की कुंडली में होते हैं, उसकी 10वीं दृष्टि व्यक्ति को भवन का सुख, वाहन का सुख, और गौर करिए तो यहां पे मंगल जो बैठे हैं वो व्यक्ति को माता का सुख भी देंगे। माता कठोर हो सकती है, ध्यान से, माता कठोर हो सकती है, चिरंजीवी है, जीतने वाली है और जिद करने वाली है, बड़ी और ऊंची आयु लेकर के प्राप्त करनी। ये वायु तत्व का लग्न बना है, जो लग्न में बना है वायु तत्व का लग्न, और लग्न के अधिपति लग्न में ही लग्न को बलि बना करके व्यक्ति को संपूर्ण आयु का मालिक बना रहे हैं। यानी कि दो लोगों को आयु प्राप्त हो रही है, एक तो व्यक्ति स्वयं यानी कि जाति का स्वयं, और दूसरा व्यक्ति की माता को, क्योंकि चंद्रमा भी त्रिकोण में बैठे हैं और उस पे किसी भी प्रकार के कोई भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। ऊपर से वो सूर्य और बुध से केंद्र में है, इस भाव से चतुर्थस्थ पिछला भाव मजबूत हो रहा है, इस वजह से व्यक्ति की माता को बल मिलेगा। इस भाव से चतुर्थस्थ चंद्रमा की उच्च राशि बनी है, इस वजह से व्यक्ति की माता को बल मिलेगा। व्यक्ति की माता घर में मालकिन हो, व्यक्ति की माता का पक्ष, व्यक्ति के मामा मामी नाना नानी, ये सारे मजबूत होते हैं, व्यक्ति को माता का लाभ भी बड़ा संपूर्णतया मिलता है। अब माता का मतलब होता है कि व्यक्ति का मन स्टेबल है। यहां पे मंगल और केतु के प्रभाव से व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी होता है, और केतु अगर यहां पे योग कारक ग्रह, ध्यान से समझने की बात है, अगर जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ केतु की स्थिति बनती है तो वो राजयोगों की भांति परिणाम देने वाले होते हैं। कैसे मैंने बात कही? इस केतु के ऊपर योग कारक ग्रह शनि की दृष्टि हो जाने से, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी ना, यहां से तीसरी तो भाग्य को मंद करे, यहां से 7वीं तो व्यक्ति के प्रभाव को गंभीर बनाए, यहां से 10वीं तो व्यक्ति को भौतिकीय सुख सुविधा चंवर छत्र चंवर लेकर के व्यक्ति पैदा होता है। अपने आने से पहले ही पिता को भाग्य का लाभ दे बैठता है, आने के बाद तो देता ही है, आने के पहले भी दे जाता है। दूसरी बात, यहां पे केतु के ऊपर शनि की जब दृष्टि पड़ेगी, जो शनि 17 डिग्री के हैं, कुछ प्रभाव इनका छठे भाव का जाएगा, इस वजह से व्यक्ति में आलस्य डालेंगे, लेकिन व्यक्ति के पिता जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और बचाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये व्यक्ति के पिता पे एक असर पड़ेगा ऐसा प्रभाव मेंटली, मतलब व्यक्ति के पिता को थोड़ा सा प्रभाव में ऐसे प्रभावों को विकसित होते देखा जाएगा व्यक्ति के पिता के ऊपर, कि वो अपने बेटी के आने के बाद तुरंत ही सजग हो जाता है उसके भविष्य को लेकर के। और भविष्य में क्या, उसके विवाह, उसके धन, उसके सुख, उसकी सुविधाओं को लेकर के व्यक्ति के पिता हमेशा ही तैयार रहते हैं और तत्पर रहते हैं, क्योंकि राहु है, कर्क का बैठा है, तटस्थ होकर के बैठ जाने के कारण यह बात विकसित होती है। शनि की 10वीं दृष्टि केतु पे जाएगी तो व्यक्ति को ईर्ष्यालु बनाएगी और व्यक्ति को भवन वाहन इन सब चीजों का सुख तो देगी, नौकरी का लाभ भी देने वाली बनती है। मतलब शनि और मंगल का प्रभाव। अब ध्यान से समझिए एक बड़ी अद्भुत बात जो इस कुंडली में घटित हो रही है। मंगल यहां श्रवण नक्षत्र के बैठे हैं, जिसके अधिपति शनि जन्म कुंडली में, जिसके अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में शनि की राशि कुंभ मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके, जिसके अधिपति शनि
जहां बैठे हैं चंद्रमा, उसके अधिपति शनि जो है वो 6वें भाव का और 7वें भाव का दोनों का फल कर रहे हैं। और यहां पे गुरु के साथ बैठ करके व्यक्ति को मल्टीपर्पस बना रहे हैं। व्यक्ति को कोई भी काम दे देंगे, वो आसानी से कर लेगा। उसके सामने बस लक्ष्य को रख दीजिए, यहां तुम्हें जाना है, वो आराम से कछुए की भांति, गौर करिए खरगोश नहीं, कछुए की भांति आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये बात है। और दूसरा, व्यक्ति को ईर्ष्यालु बनाता है, उसके अंदर प्रतियोगिता डालता है, उसके अंदर लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला बनाता है, लक्ष्य का निर्माण करने वाला बनाता है। केतु के बारे में मैंने क्या बात कही कि योग कारक ग्रह शनि के दृष्टि के पड़ जाने के कारण केतु यहां पे राजयोग की भांति परिणाम करने वाले बन जाएंगे। ये थोड़ा अंदर है जो मैं उतर करके बता रहा हूं। चंद्रमा की स्थिति इस कुंडली के लिए, तुला लग्न की कुंडली के लिए बनते हैं वो जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति, और ये स्वयं दशम स्थान के अधिपति होकर के पंचम भाव में बैठ रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य को प्रेम से युक्त, और साथ ही साथ उस चंद्रमा के ऊपर किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। इससे 5वें घर को देखिए, इससे 5वें घर में बुध की राशि बनी, जहां के अधिपति होकर के बुध महाभाग्यशाली योग या महाधनी योग लगा रहे हैं। भाग्य के अधिपति और 12वें के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कि लाभेश है। यानी कि भाग्य और लाभ का बल मिला किसको? धन को। क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति, लाभ भाव के अधिपति दोनों एक साथ धन देते देखे जा रहे हैं। सूर्य और बुध का बुधादित योग बनना, गुरु का केंद्र में रहना, शनि का केतु और मंगल के साथ संबंधों का बनना, व्यक्ति के नौकरी, व्यक्ति के पैतृक संपत्ति का मालिक होने का प्रभाव, और साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ही जीवन में पद को प्राप्त करने वाला होता है, अपने आसपास के लोगों में श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करने वाला होता है। बाहर जाना चाहे तो भी जा सकता है, क्योंकि मंगल यहां उच्च के बैठे हैं तो व्यक्ति जाना नहीं चाहे। चंद्रमा त्रिकोण में बैठे हैं, इस वजह से भले व्यक्ति बाहर जाना ना चाहे, पर अगर जाने की इच्छा हो तो व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि शुक्र स्वयं इस कुंडली में तुला लग्न की कुंडली के लिए लग्न में बैठे हैं। अष्टमेश होने के बावजूद व्यक्ति को यहां पे तुला लग्न की कुंडली के लिए वो अच्छे होंगे। वृषभ वाले से तो अच्छे हैं, वृषभ लग्न की कुंडली से तो अच्छे ही हैं। ये बात बनती है। क्यों? क्योंकि यहां पे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि ही लग्न में बनी है, और वो गौर करिए 17 डिग्री के बैठे हैं, यानी कि मूल त्रिकोणस्थ होकर के वो बैठे हैं। परिणाम उनका पूरा का पूरा रहेगा। अब देखिए बात, तो गुरु की दृष्टि शुक्र को देख रही है। ये जातक की कुंडली में सबसे पहले तो पति को अनुभवी बना दे। पति व्यवसाय करने वाला आता है, पदस्थ होता है, मतलब वो अपने गल्ले का मालिक स्वयं होता है। दूसरी बात, तो जन्म कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, पूर्व की दिशा से अगर दांपत्य बंधा जाए तो बड़ा अच्छा हो। व्यक्ति का धन भाव, धन के अधिपति उच्च के मंगल, और उस पे राहु का प्रभाव। तो गौर करिए, मैंने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें यह बात कही थी कि धन भाव के अधिपति से या धन भाव से राहु का संबंध बन जाए तो व्यक्ति धनाढ़ होता है। राहु की दृष्टि धन भाव पे, पर यहां नीच की दृष्टि है, इस वजह से यहां वो खर्च कराएंगे अपनी दशा में। लेकिन राहु ने मंगल को देखा है, जो कि धन भाव के अधिपति को उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति का खर्च धन पे कहां होगा? तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ भी चीज लगाना हो, जमीन लगाना हो, व्यवसाय लगाना हो, इंडस्ट्री खोलनी हो, तो व्यक्ति उसमें धन लगा सकता है। अपने माता के साथ जुड़ करके या माता के नाम पे व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। माता के साथ संबंध जितने बेहतर हो उतने ही ज्यादा इस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति का लाभ भी व्यक्ति को भरपूर है, और व्यक्ति संपूर्ण तरीके से अपने पिता का लाभ भी प्राप्त करता है। इसकी वाणी अच्छी है, इसका प्रभाव अच्छा है, इसकी उच्च शिक्षा की स्थिति बड़ी अच्छी है, क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, गुरु लग्न को देख रहे हैं। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में लाभ भाव पे लाभ संपूर्ण मिले और व्यक्ति का प्रभाव विकसित होता रहे। गुरु के प्रभाव में आने के कारण लाभ भाव को लाभेश जाकर के धन भाव में भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। इधर देखिए मेरी तरफ, लाभ भाव के अधिपति सूर्य, भाग्य भाव के अधिपति बुध। सूर्य और बुध लाभेश और भाग्य भाव के अधिपति का एक साथ बैठना, गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में लाभ भाव पे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संपूर्ण चीजें गुरु की दशा में प्राप्त हो, सूर्य की दशा में प्राप्त हो, बुध की दशा में प्राप्त हो। तो संपूर्ण में क्या, आप घर हो, आप वाहन ले लो, आप पुत्र की प्राप्ति करना चाहें, आप पति की प्राप्त करने की स्थिति बनती हो, मतलब विवाह, तो बुध की दशा में, सूर्य की दशा में, गुरु की दशा में, इन तीनों ही दशाओं में, चाहे वो अंतर में हो, प्रत्यंतर में हो, कभी भी हो, तो व्यक्ति का विवाह संभव है। इस कुंडली के लिए
जो सबसे बढ़िया ग्रह होंगे वो कौन होंगे? शनि होंगे, क्योंकि योग कारक है। लेकिन वो नीच के हुए हैं, जिनका नीच भंग हुआ है, लेकिन यहां पे वो संपूर्ण तरीके का नीच भंग होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रह इनकी कुंडली में नीच भंग शनि का कर रहा है, वो ग्रह स्वयं उच्च का बैठा है, और वो इस कुंडली का मारक होने के बावजूद योग कारक ग्रह से दृष्ट होने के कारण मंगल का प्रभाव अपने मारक प्रभावों को कमजोर करके योग कारक ग्रह का प्रभाव बढ़ जाएगा। ये बात समझने की है, यहां पे कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि राहु भी दिग्बली हैं, मंगल भी दिग्बल क्षेत्र को देख रहे हैं, और मंगल की दृष्टि जो है वो चौथी दृष्टि अगर यहां पड़ेगी तो ये अपनी राशि को देखेंगे। पंचम भाव के अधिपति के ऊपर मंगल का प्रभाव व्यक्ति को टेक्निकल सपोर्टर, खेलकूद के क्षेत्र में माहिर, तकनीक का ज्ञान और तुरंत ही किसी चीज को कॉपी करने वाला, राजा के निकट जाकर के बैठने वाला, मतलब पदाधिकारी, और राजसिक गुणों का और लाक्षणिक उसके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं जो व्यक्ति को तुरंत ही समझने में, रणनीति बनाने वाला और पेपर वर्क करने वाला, सिविल इंजीनियरिंग कर ले व्यक्ति, मैकेनिज्म तैयार करने वाला, दस्तावेज तैयार करने वाला, लेखागार और लेखागार में जाकर के नौकरी करने वाला बना देते हैं। सूर्य और बुध व्यक्ति को बैंकिंग सेक्टर में ले जाकर के, या पढ़ाने के क्षेत्र में, या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ले जाकर के स्थापित करने वाला बना देते हैं। क्योंकि शुक्र अष्टम भाव के अधिपति होकर के लग्न में ही मालव्य योग घटित कर रहे हैं, और नवांश कुंडली में भी अगर मैं देखता हूं तो इनकी कुंडली में जो चीज बन रही है, वहां पे शुक्र अष्टम स्थान में बैठे होने के कारण नवांश कुंडली में मकर राशि में बैठ रहे हैं शनि के साथ, और राशि का अधिपति वहीं, स्वयं राशि का अधिपति वहीं बैठा है अष्टम स्थान में। इस वजह से व्यक्ति रिसर्च आदि के क्षेत्र में भी जा सकता है, यानी कि हायर एजुकेशन का क्षेत्र भी इनकी कुंडली में बढ़िया बनता है, क्योंकि शुक्र का इन सब चीजों से संबंध बनता है। खादान में जाए, मैकेनिक्स के क्षेत्र में जाए, तकनीक के क्षेत्र में जाए, बैंकिंग के सेक्टर में, बैंकिंग में जाए, या एसएससी या रेलवे, नहीं, इन सब क्षेत्रों में बनती है बात। बैंकिंग, शिक्षक, मैकेनिक्स और उच्च शिक्षा, मतलब प्रोफेसर और लेक्चरर, ये सारे क्षेत्र। दूसरी बात, अब इनमें से सबसे बढ़िया मैकेनिक्स या मैकेनिज्म, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे तकनीक जुड़ा हुआ हो, तो ज्यादा बढ़िया होगा। दूसरे नंबर पे आप प्रोफेसर लेक्चरर को रख सकते हैं, ये बात बनती है। अब आपकी कुंडली में मैं इस कुंडली के दूसरे चैप्टर को शुरू करता हूं, जहां एक एक भावों को लेकर के चलूंगा। आइए, अब आपको मैं इनकी कुंडली में एक एक ग्रह को सबसे पहले बता दूं। सूर्य सबसे पहले इनकी कुंडली में 29 डिग्री के हैं, थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से आत्मबल थोड़ा कमजोर होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, बुध के नक्षत्र में, बुध के साथ, और बुध यहाँ पे बैठे हैं शनि के साथ, शनि के नक्षत्र में, जो कि इस कुंडली के लिए नीच के हैं। तो सूर्य कमजोर और बुध कमजोर। बुध कमजोर क्यों? डिग्री में वो ठीक है, लेकिन वो कमजोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति नीच का हो रहा है डायरेक्टली। हालांकि बुद्ध के पास बल होगा सुख का और ज्ञान का, प्रेम का, लेकिन ये थोड़ा कम होगा क्योंकि शनि बेसिकली कमजोर हो रहे हैं। नवांश कुंडली में अपनी स्थिति वो मेंटेन कर रहे हैं, मतलब ठीक हो रहे हैं, अपनी राशि को बैठ रहे हैं, आयु दे रहे हैं, रिसर्च का क्षेत्र व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े लेवल पे लेके आएंगे। एक दशा काल में, शनि की दशा काल में व्यक्ति जो होगा वो बहुत बड़े स्तर पे बड़ा ही ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा और बहुत बड़े लेवल पे अपनी पहचान बना सकता है शनि की दशा में, या बुध में जब शनि का अंतर है तो। लेकिन यहाँ पे सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे होने के कारण यहाँ पे थोड़े से प्रभावित करेंगे व्यक्ति को स्वास्थ्य के रूप में। उसका पित्त, वात और कफ थोड़ा सा अनकंट्रोल होगा। मतलब हमें बुध की दशा में इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी वाणी कमजोर ना हो और हमारा स्वास्थ्य कमजोर ना हो। हम किसी को क्रूरता से क्रूरतम स्थिति में ले जाकर के कुछ ऐसे अटपटे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ये बात गौर करनी होगी। दूसरी बात है कि यहाँ पे सूर्य और बुध का बैठना, सूर्य थोड़े कमजोर हो रहे हैं जो कि लाभ के अधिपति हैं, धन में बैठे हैं, तो एक उनका नेचर रहेगा कि वो प्रभाव करते रहें। लेकिन गौर करिए तो यहाँ से 5वें भाव में जो राशि बन रही है वो मीन राशि बन रही है, और यहाँ से 4थे भाव में शुभग्रह चंद्रमा बैठे जो कि नैसर्गिक रूप से शुभग्रह होते हैं पर पापग्रह बन के बैठे हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के, हालांकि उसको शुभग्रह ही मैं कहूं, तो इस भाव से चतुर्थस्थ चंद्रमा के बैठने के कारण, इस भाव से तृतीयस्थ मंगल और केतु के पापक बैठने के कारण इस भाव का बल बढ़ेगा। क्योंकि मैंने गौर करी, एक बात सूत्र बताई थी, कुंडली देखते समय सूत्र याद रखने चाहिए कि किसी भी भाव से पापक ग्रह अगर तृतीय बैठे हों तो उस भाव का बल बढ़ता है, और किसी भी भाव से चतुर्थस्थ अगर शुभग्रह बैठे हों तो उस भाव का बल बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जो निगेटिविटी सूर्य यहां पे प्राप्त कर रहे हैं अपने अवस्था में कमजोर होने के कारण,
और यहां जहां वो बैठे हैं उस भाव के अधिपति के साथ उनकी मित्रता भी हो रही है। तात्कालिक मित्रता में वो मित्रता के भाव में जा रहे हैं, अति मित्रता का भाव संजो रहे हैं। इस वजह से वो ग्रह आपके लिए मित्रवत ही रहेगा, वो शत्रु नहीं है। लेकिन वहां पे उसके डिग्री में कमजोर होने के बाद भी उसको एक पॉजिटिव सा इफेक्ट मिलता रहेगा। वो क्यों? क्योंकि अपने भाव से चतुर्थस्थ गए तो ये अच्छी बात है। इस भाव से चतुर्थस्थ शुभग्रह और इस भाव से तृतीयस्थ पापग्रह इस भाव के बल को वृद्धि दे रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति का धन, ये लॉजिकल है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, तो वो एक प्रभाव बढ़िया रहेगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति के अंदर बुद्धिमता, व्यक्ति के अंदर सरलता। और जरा ध्यान से देखिए तो एक दो ग्रह यहां बैठे, एक ग्रह यहां बैठा, मतलब दो भाव, एक यहां 3, एक यहां 4 और एक यहां 5। सारे ग्रह जन्म कुंडली के 5 ही भाव में बैठे हैं। राहु और केतु को नहीं लिया जाता। यानी कि एक यहां, दो यहां, एक यहां, मतलब दो यहां, एक भाव 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 यहां, 5 भाव में ही सारे के सारे ग्रह बैठे हैं। इस आधार पर व्यक्ति जो होता है वो बुद्धिमान होता है, चतुर चपल चंचल चालाक होता है, यशस्वी होता है, यश को पाने वाला होता है। अपने आसपास के लोगों में उसकी एक आसानी से सरलता से पहुंच बन जाती है। और जिस चीज को सामान्य व्यक्ति, जिसकी कुंडली में ये योग न घटित हो, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वहीं पे इस व्यक्ति को मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। चंद्रमा की अगर स्थिति देखते हैं तो कुंभ राशि का निर्माण, जिसके ऊपर शाहे साथी का प्रभाव है, राशि के अधिपति राशि से तृतीयस्थ हैं। इस वजह से मशक्कत यहां थोड़ी बढ़ेगी। चंद्रमा की दशा में हो सकता है कि व्यक्ति का लाभ कमजोर हो या कैरियर थोड़ा प्रभावित हो, या हो सकता है कि उसमें बदलाव करने की स्थिति आए। व्यक्ति अगर चंद्रमा की दशा में कुछ बदलना चाहे, केतु की दशा में कुछ बदलना चाहे, ट्रांसफर या फिर प्रमोशन, तो दोनों ही चीजें बनेंगी, अवसर दोनों ही आएंगे। आपको उस समय अपने चंद्रमा को कंट्रोल करना होगा, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेनी होगी। हालांकि चंद्रमा की स्थिति यहां पे मैं ठीक देख रहा हूं, खराब नहीं है। लेकिन राशि के अधिपति कमजोर हो रहे हैं, उनका नीच भंग हुआ है। मैं उसको दूसरे नंबर पे देख रहा हूं ना। पहले तो प्रथम दृष्टया तो वो ग्रह नीच का ही हुआ। नीच भंग तब लागू होगा जब व्यक्ति का स्वास्थ्य और व्यक्ति की मनोबुद्धि, व्यक्ति का चित्त, ये दोनों ठीक हो। नीच भंग और विपरीत राजयोग दो ऐसे योग हैं या राजयोग हैं जो व्यक्ति को बनाना पड़ता है, और वस्तुतः आपको उसके अनुकूल बनाना खुद को पड़ेगा। वो स्वतः ही जागृत नहीं होते, उसको जागृत करना पड़ता है। वो पहले तो विपरीत परिस्थिति का निर्माण अपने हिसाब से कर लेगा, पर अब ये बात उस पर निर्भर करेगी कि आपकी कुंडली में आपका व्यक्तित्व कैसा बन रहा है, आपने अपने ऊपर कितना मेहनत करा है और आपने अपने आप को कितना मेहनत में डाला है। क्योंकि जब तक आप घिसेंगे नहीं, तब तक वो चंदन में सुगंध नहीं निकले। तो विपरीत स्थिति बन रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो ग्रह पहले प्रथम दृष्टया नीच का हुआ है। गुरु के साथ बैठा है, जो कि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। प्रतियोगिता भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति को कई बार मशक्कत भी करनी पड़ेगी, मेहनत बाकी है और करना भी पड़ेगा। क्योंकि योग कारक ग्रह तृतीय और छठे भाव के अधिपति के साथ युति कर रहा है। प्रतियोगिता जारी रहेगी, ऋण का लेन देन बना रहेगा, धन का आगमन भी होगा, लेकिन वो जाएगा भी। खर्च बनी रहेगी, खर्च की स्थिति हमेशा ही सामने दिखती रहेगी। धन आने के साथ साथ उसके निर्गमन के रास्ते भी बनते दिखेंगे। मंगल की बात अगर करूं तो उच्च के होकर के पदस्थ हैं, मजबूत हैं, श्रेष्ठ हैं, बेहतर है और प्रबुद्ध है, और साथ ही साथ उसके पास साहस भी है, उसके पास दम है। वो मजबूत स्थिति में बैठा है और उसकी स्थिति 21 डिग्री की, जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति के साथ उसके मित्रता के भाव दिख रहे हैं। यहाँ पे परिवर्तन योग होने के कारण डबल तरीके का एक, ये कह सकते हैं कि नीच भंग हुआ है शनि का। तो दो तरीके का नीच भंग हुआ। शनि वहां पे 17 डिग्री और मंगल 21 डिग्री, ये 3 तरीके का। ये मतलब एक तरीके से अगर कहें तो यहाँ पे शनि का पूर्ण रूपेण नीच भंग हुआ है। शनि का यहाँ पे पूर्ण रूपेण नीच भंग होने से व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रभाव अच्छाई को लेकर के ही आएगा। इसकी दशा जातक को नेचुरली बहुत अच्छी होगी और अच्छी जाएगी। हाँ, संभवतया पति जो होगा वो थोड़ा प्रासंगिक है कि निसंदेह वो थोड़ा प्रैक्टिकल होगा, पर लंबे चौड़े, लंबे कदकाठी का होगा, गंभीर होगा, थोड़ी उम्र में अंतर भी होते हैं, और दाम्पत्य ठीक बीतता है, दाम्पत्य कमजोर नहीं बीतता है। हाँ, लेकिन वहां पे एक कड़वाहट भी रहेगी, क्योंकि पापग्रह का प्रभाव केंद्र में आकर के तटस्थ हो जाता है, तो एक अच्छी बात है। आप जरा गौर करें तो गुरु इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, न तो मंगल इस कुंडली में अच्छे होते हैं।
शनि इस कुंडली में अच्छे होते हैं जो केंद्र में बैठ रहे हैं, और नैसर्गिक रूप से वो पापक होकर के नीच भंग राजयोग बना करके, रुचक योग स्वयं मंगल बना करके, शुक्र मालव्य योग बना करके, गुरु ने शुक्र को देख करके व्यक्ति के अंदर जो एक अनुभवपन या अनुभव गम्य या बोध गम्य होने का जो भाव जागृत किया है, ये काबिले तारीफ है, ये अच्छी बात है। व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता भी रहेगी, और व्यक्ति की कुंडली में नौकरी के योग भी हैं। पहले व्यक्ति को सरकार से जुड़ करके या सरकारी क्षेत्र का लाभ प्राप्त करने के पीछे भागना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि छठे भाव के अधिपति के साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति का योग बना है। याद करिए, मैंने एक योग बताया था जिसमें यह बात कही थी कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति जो कि शनि बनते हैं, और जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति जो कि गुरु बनते हैं। अगर ये दोनों किसी भी कुंडली में एक साथ बैठे हों, ये एक दूसरे को देख रहे हों, या इन दोनों का स्थान परिवर्तन हुआ हो, या किसी भी तरीके से इनका संबंध बने, तो व्यक्ति को पहले सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति को पाने का 100% पूरा भरोसा मिलता है, और व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि उस पर वो आगे बढ़े। एक बात और है, इस राहु की दशा ने मुझे भी बड़ी परेशान डाली है, बहुत परेशान, मतलब इतनी ज्यादा। अब आप लोगों के सामने मैं वीडियो बना रहा हूं, पर गौर करिए, मैंने ये बात अभी अभी अनुभव करा है कि कुछ दिन से शरीर में कंपन भी होते हैं। हाँ, ये बायां हाथ ये कांपने की स्थिति में भी जाता है। ये कई बार ऐसी स्थिति बहुत भयावह हो जाती है, तो मैं खुद ही डर रहा हूं क्या होने वाला है। चलिए, तो ये स्थिति यहां पे दिख रही है। तो गुरु और शनि दोनों वक्री। अब जरा ध्यान से समझिए, तो मंगल ने गुरु को देखा। अब यहां पे भी शिक्षक योग की स्थिति बनती है। मंगल की दृष्टि गुरु पे होने के कारण गुरु का प्रभाव मंगल से केंद्र में है। ये एक अद्भुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मंगल कौन है? स्वयं इस कुंडली का द्वितीय भाव का अधिपति, जो कौन है? शिक्षा का भाव है। प्रारंभिक शिक्षा के भाव के अधिपति ने गुरु से केंद्र में अपनी स्थिति बनाई है। इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे, यानी कि चतुर्थ स्थान का बल और भी बढ़ा। चतुर्थ स्थान का बल और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरु केंद्र में आ रहे हैं इस भाव से। अर्थात व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का बल बढ़ेगा, और व्यक्ति पदस्थ अधिकारी भी बन सकता है। प्रतियोगिता से कभी भी पीछे ना हटे, अपने प्रभावों को हमेशा ही मजबूत रखें और बेहतर स्थिति को प्राप्त करें। ये बात भी दिखती है। ये आपकी कुंडली में मंगल बता चुका हूं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके लाभ को देने वाली, 8वीं दृष्टि आपके प्राप्त होने की चीजों को आपके निकट लाने वाली। मंगल की दशा भी आपके लिए खराब नहीं जाएगी, हालांकि वो इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, तो थोड़ी बहुत समस्या तो देंगे, और वो मेंटल व्यक्ति को परेशान करते हैं। मतलब उस दौरान व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी उग्रता रहे, व्यग्रता रहे, अपना प्रभाव है, वो स्वास्थ्य कमजोर रहे, रक्त से संबंधित समस्या बनती रहे। कई बार व्यक्ति के जीवन में रक्त के प्रवाह को कमजोर देखा जाता है। चतुर्थ भाव के अधिपति शुभ ग्रह के साथ है, इस वजह से व्यक्ति चंचल ज्यादा नहीं है, गंभीर है, क्योंकि शनि का प्रभाव लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर है। इस वजह से व्यक्ति गंभीर निर्णय लेने वाला होगा। पत्थरों से, पहाड़ों से, मशीनों से, भारी मशीनों से, इस तरीके से संबंध में भी जोड़ करके व्यक्ति अगर काम करना चाहे तो कर सकता है। दूसरी बात है कि शनि का प्रभाव अगर दशम स्थान के अधिपति जो मूलतया होते हैं, 10 नंबर के अधिपति शनि होते हैं, यहाँ पे इस भाव से शनि केंद्र में गए हैं, और इस भाव पे मंगल का प्रभाव, तो इस भाव पे भी शनि का प्रभाव होगा। और वस्तुतः जरा गौर करिए तो दशम स्थान के राहु दिग्बली होते हैं। जैसे ही व्यक्ति के जीवन में राहु की दशा आएगी, व्यक्ति मजबूती से, प्रखरता के साथ अपने प्रभावों को विकसित करने वाला होता है। ये बात दिखती है। अब आगे और भी बताऊंगा। अब बात मैं बुध पे आने वाला था। बुध इनकी कुंडली के लिए भाग्य और 12वें, इन दोनों भावों के अधिपति। पर गौर करिए, 12वें भाव में उनकी राशि फंस रही है, और 12वें भाव के अधिपति जो होते हैं वो इस बात पे उनका बल बढ़ता है, ये इस बात पे उनका फल मिलना आरंभ होता है कि वो स्वयं बैठा कैसा है। जन्म कुंडली के लाभ भाव के अधिपति के साथ 12वें भाव के अधिपति जब भी जाते हैं तो व्यक्ति को अवसर देते हैं, विदेश जाने का अवसर देते हैं, प्राप्त करने का, लाभ प्राप्त करवाने का अवसर देते हैं। तो जब कभी भी बुध में सूर्य आए या सूर्य में बुध आए, तो व्यक्ति को तुरंत ही जो अवसर मिले उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। उसको जितनी जल्दी हो सके उस दौरान जो भी मौके मिले उसको प्राप्त करिए, उसको जाने ना देना। चाहे कोई ऑफर आ जाए, कोई ऑफर लेटर आ जाए, कोई हाथ पसारे कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं, कोई हाथ पसारे कि मैं आपके साथ होना चाहता हूं, बिल्कुल हो जाए, ये काम बढ़िया रहेगा। विदेशों से जुड़ करके काम करें,
बुध की दशा में व्यक्ति बाहर निकलने का काम करे। हालांकि 12वें भाव के अधिपति के ऊपर राहु का प्रभाव है, दृष्टि है, इस वजह से राहु में बुध या बुध में राहु ये संयोग पैदा करेंगे, या राहु में सूर्य भी ये संयोग पैदा करेंगे कि व्यक्ति बाहर जाकर के अपना काम कर सकता है। बुध आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, नक्षत्र से प्रभाव थोड़ा कमजोर है, इस वजह से व्यक्ति को फिर भी जितना भी कमजोर हो, क्योंकि वो योग कारक ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रभाव उनका रहेगा। और इस कारण से व्यक्ति में तकनीक का ज्ञान हो जाए, कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान हो जाए, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो जाए, नेटवर्क से संबंधित ज्ञान हो जाए, उसको बड़े ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेटिव बना दिया जाता है, या मान लिया जाता है, या होता है। उसके ज्ञान के प्रभाव को मजबूत देखा जाता है। वो बुद्धि का चंचल नहीं होता, स्थिर होता है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होती है, प्रखर बोलने वाला होता है, बुद्धिमान होने के साथ साथ कटु भी बोलेगा और कभी कभी गंभीरता को धारण कर लेता है। क्लियर है? बुध की 7वीं दृष्टि यहां धनदायक होगी, क्योंकि लाभ भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति अष्टम भाव को गूढ़ और रहस्यमयी विद्याओं के पीछे व्यक्ति को जाने वाला, साथ ही साथ व्यक्ति को ज्योतिष में, पूजा में, मंत्र में, पाठ में, यंत्र में, रत्न में, योग में, इन सब चीजों में व्यक्ति की आसक्ति अनुभव के हिसाब से और अवस्था के हिसाब से बढ़ती जाती है। ये बात भी रहेगी। दूसरी बात, व्यक्ति पैतृक संपत्ति का संपूर्ण लाभ प्राप्त करे और पिता का सर्वस्व हमेशा ही प्राप्त करता है। पिता भी अच्छे होते हैं। हालांकि आप जब सूर्य से चौथे देखते हैं तो चंद्रमा है, पिता इमोशनल ज्यादा है और पुत्री को लेकर के बहुत ज्यादा आशान्वित है। उसके ऊपर पिता का भरोसा ज्यादा है, जिसके ऊपर आपको खरा उतरने का दबाव रहेगा, क्योंकि माता ने भी भरोसा कर रखा है, मंगल उच्च के हैं और वो अनुशासित है। ये बात बनती है। इस भाव से केंद्र में गुरु होने के कारण मंगल और गुरु का संबंध, कई बार व्यक्ति के अंदर शिक्षकीय गुण, या पिता भी कई प्रकार से शिक्षकीय गुणों को रखने वाले होते हैं। क्लियर है? गुरु आपकी कुंडली में 1 डिग्री के हैं, थोड़े कमजोर हैं जरूर, तो सूर्य कमजोर, यानी कि नैतिक तत्वों के प्रभाव में कमजोरी देख रहा हूं, क्योंकि सूर्य जो है वो कमजोर हो रहे हैं और गुरु भी थोड़े कमजोर क्या मतलब, वो डिग्री में भी कमजोर हैं। और वक्री ग्रह जो होते हैं वो कई बार अपने प्रभावों में उतना प्रभाव नहीं दे पाते जितना उनको देना चाहिए सामान्यतया, क्योंकि है तो वो वक्री, और अशौच का दोष तो उसको लगा है। अशौच का मतलब, मेरे कहने का, ये मेरे शब्द हैं जो मैंने वक्री ग्रहों के बारे में कहे हैं। वक्री ग्रह जब हो जाए कोई भी ग्रह, तो निस्संदेह अब वो उतना बलवान नहीं रहा जितना उसको होना चाहिए था, और वो चाह करके भी कई बार परिणाम पूरे नहीं दे पाता। मतलब अशुद्धि का दोष लगा है। अब वो डिपेंडेबल होगा किसी दूसरे के ऊपर, वो डिपेंडेंसी उसकी रहेगी, और इस कारण से कई बार वो प्रभाव से बढ़ेगा, मतलब कमजोर हो जाएगा। जो उसका एक नेगेटिव अप्रोच होना चाहिए था वो थोड़ा कमजोर हुआ, और उसमें पॉजिटिविटी कम हो गई, निगेटिविटी बढ़ गई। यहां पे गौर करिए तो गुरु शनि के साथ बैठे हैं। यहां पे गुरु का शनि के साथ बैठना शनि के प्रभावों को कमजोर करेगा, ध्यान से, क्योंकि शनि योग कारक है। उनका नीच भंग पहले हुआ था, लेकिन फिर से वो प्रतियोगिता भाव के अधिपति के साथ बैठने के कारण उनके प्रभावों में कमजोरी आएगी। इस वजह से गुरु और शनि का एक साथ जाना या दशाओं में एक साथ आना कई बार व्यक्ति को मेहनत, मशक्कत, या मन के मुताबिक कोई भी काम ना बने, या कंपटीशन बढ़ जाए, या कई बार प्रतियोगिता ज्यादा झेलनी पड़ती है, या कई बार कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है। दबाव ज्यादा रहता है, काम ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, पैसे कम मिलते हैं, ऐसी स्थिति भी होगी। तो अगर ये दशा भी ऐसी जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए। इसको ये समझ करके लेना चाहिए कि ये जीवन का वो हिस्सा है जहां आपको अपने आप को प्रूफ करना है कि नहीं, मैं कम पैसे पे भी मेहनत वही जारी रखती हूं, या मुझे उतना ही करना होगा। पक्की बात है। गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, जो अपनी राशि को देखेंगे तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे, क्योंकि पराक्रम के कारक वस्तुतः तो मंगल उच्च के होकर के राहु और केतु के प्रभाव में आकर के व्यक्ति के अंदर प्रतियोगिता और ईर्ष्या भरेंगे, जहां व्यक्ति कंपिटिटिव हो जाता है और प्रभाव से बलवान होता है, और व्यक्ति अपने मेहनत का संपूर्ण और हमेशा ही संपूर्ण परिणाम प्राप्त करता है। यह बात भी दिखती है। क्लियर है ये चीज? गुरु ने शनि के साथ जो युति करी है वो एक तरीके से अच्छा भी होगा और थोड़ा बुरा भी होगा, क्योंकि गौर करिए शनि कौन है? शनि आपकी कुंडली के वस्तुतः तो 6ठे भाव में उनको कारकत्व की प्राप्ति होती है और अष्टम भाव के कारक भी होते हैं। तो अष्टम के कारक के साथ 3य भाव के अधिपति ने युति करी है। इस वजह से व्यक्ति के पास आयु बढ़े, व्यक्ति के पास बल बढ़े, व्यक्ति के पास गंभीरता बढ़े, व्यक्ति की वाणी का प्रभाव बढ़े, व्यक्ति के प्रभावों में वृद्धि हो, और व्यक्ति गांधीर्य को धारण करता है।
उसके कमर पतले हो सकते हैं, मोट थोड़ा थुलथुला भी होगा गुरु की दशा में संभवतया, पर यहां पे व्यक्ति के पास ऐश्वर्य की, व्यक्ति के पास सुख की, भौतिकीय संसाधन की, सांसारिक सुखों की, इन सब चीजों की स्थिति कभी भी कुंडली में कमजोर नहीं है, ये बात पक्की है। शुक्र की अगर बात करता हूं तो 17 डिग्री, ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी स्थिति में, इससे केंद्र में उच्च के मंगल, इससे केंद्र में दिग्बली राहु, ये दोनों ही चीजें ठीक हो रही हैं। उस पे गुरु की दृष्टि जो कि प्रतियोगिता के अधिपति हैं, व्यक्ति में उच्च पद पे जाने के गुण भरे, व्यक्ति के अंदर प्रतियोगिता में जाने का गुण भरता है और साथ ही साथ व्यक्ति ऊंची प्रतियोगिता में शामिल भी होता है, मतलब जो अच्छे लेवल की प्रतियोगिता हो, जहां पे कई सारे जो है वो कंपटीशन में लोग रहते हैं और उसको पछाड़ने का एक दबाव काम करता है, ये बात भी बनती है। दूसरे नंबर पे अगर प्रतियोगिता भाव या तीसरे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचमस्थ होकर के बैठे हों तो इस भाव का बल वृद्धि होगा, क्योंकि अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के अपने मित्र की राशि में मित्र की दृष्टि को प्राप्त करा तो व्यक्ति को पराक्रमी, हठी, जिद्दी, गुस्सैल और साथ ही साथ व्यक्ति को भाइयों का सुख प्राप्त करने वाला बना देता है। क्लियर है, हो रही हैं चीजें। शुक्र बढ़िया बैठे, उसकी 7वीं दृष्टि है। गुरु और शुक्र पति अनुभवी मिलता है, व्यवसायिक भी मिलता है और अपने गल्ले का मालिक होता है। पर साथ ही साथ कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं कि तुला लग्न की कुंडली के लिए सबसे बढ़िया तो 5 ही बनेगा। रक्त चंदन की माला, सूर्य की आराधना, गणेश जी के मंत्रों का जप और हनुमान जी के मंदिर का दर्शन, इतना बनता है। गणेश जी के मंत्रों का जप इस वजह से क्योंकि आपकी कुंडली के लिए वो भाग्येश होते हैं। अगर कोई रत्न पहनना हो तो शुक्र का रत्न भी पहन सकते हैं, हीरा नहीं, ओपन। दूसरे नंबर पे आप अगर चाहें तो शनि का रत्न नीली भी धारण कर सकते हैं, पर वो चेक करने के बाद। दूसरे नंबर पे रक्त चंदन की माला आपको अपने गले में छोटी सी जरूर धारण करनी चाहिए, या हो सके तो सूर्य को घी का दीपक रविवार को या प्रत्येक दिन जरूर दिखा देना चाहिए रविवार को, या फिर हो सके तो तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला अपने हाथ में जरूर डालें। सूर्य को पीले पुष्प की माला जरूर अर्पित कर देना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से दक्षिण दिशा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगी। आपकी कुंडली के हिसाब से राशि में चंद्रमा की राशि अच्छी होगी, सिंह राशि अच्छी होगी। इस कुंडली के लिए 10 और 11 अंक भी अच्छे हैं। अंकों में नहीं, अगर राशि की बात करें तो मकर और कुंभ राशि आपके लिए अच्छी है। इस कुंडली के लिए मारक होंगे मंगल। इस कुंडली दूसरे नंबर पे कमजोर ग्रह के रूप में गुरु साबित होते हैं। तीसरे नंबर पे शुक्र होंगे जो कि थोड़े तटस्थ हो जाते हैं, कई बार कमजोरी का परिणाम भी देने लगते हैं। ये सारी चीजें बनती हैं। बुध इस कुंडली में निर्भर इस बात पे करेंगे कि वो किसके साथ और कहां बैठे हैं। इस वजह से बुध का प्रभाव आपके पास रहेगा। वो बलवान है, वो ठीक है, उसकी स्थिति कमजोर नहीं है। आपकी कुंडली की सबसे अच्छी बात कि मंगल बढ़िया बैठे और शुक्र बढ़िया बैठे, जिसमें से दोनों में ही अगर मैं गौर करूं तो नवांश कुंडली में शुक्र उच्च के हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ही ग्रह आपके लिए चाहे कितने ही शत्रुवत हों फिर भी अच्छे ही परिणाम देंगे। यानी कि शुक्र की दशा भी आपकी कुंडली में खराब नहीं जाएगी, मंगल की दशा भी आपकी कुंडली में खराब नहीं जाएगी। षडबल में बलवान ग्रह अगर बलवान हो रहा हो तो चाहे वो मारक हो, चाहे वो कारक हो, चाहे वो कैसा भी बैठा हो, अपनी दशा काल में वो अच्छे परिणाम दे जाता है। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात है, 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो चौथे घर में आकर के नलीफाई कर जाते हैं। उसमें से सबसे पहले बुध और दूसरे नंबर पे मंगल। मंगल यहां पे चौथे भाव में बैठे हैं उच्च के, वो जबरदस्ती परिणाम खींचेंगे और आपके प्रभावों में वो प्रभाव विकसित करेंगे जिसके बल पे व्यक्ति कभी भी कुछ भी चीज जो वो प्राप्त करना चाहे और ना मिलने की स्थिति में वो बड़ा परेशान हो जाता है। जो व्यक्ति को चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, चाहे शर्त कुछ भी लगा लो। ये भाव मंगल पैदा करेंगे और यही होगा। बुध आपको शांत बनाने का प्रभाव विकसित करेंगे। एक बात और बताता हूं, मैंने एक कार्यक्रम में बात शायद नहीं बताई है पर बता देता हूं। बुध से चंद्रमा अगर केंद्र में हो, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, बुध से चंद्रमा अगर केंद्र में हो और चंद्रमा अगर पापक बनते हो और उस चंद्रमा पे गुरु का प्रभाव न होता हो या भाग्य भाव के अधिपति या द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर सीधे तरीके से गुरु की दृष्टि न बनती हो तो व्यक्ति के अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको जल्दबाजीपन से मुक्त होना होगा और किसी भी तरीके से अपने आप को जल्दबाजीपन से प्रेरित होकर के किसी पे बिना भरोसा करे अपने बल पे भरोसा करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति लानी होगी। पक्के तौर पे ये बात समझने की है। निस्संदेह यहां पे मंगल बलवान है और अपने दशम स्थान को देख रहे हैं, सप्तम स्थान को देख रहे हैं। 2 भाव में तो उनके अच्छे प्रभाव दिखेंगे, लाभ भी हो
यहां पे वो ना चाहते हुए भी अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि वो केंद्र में बैठ करके उच्च के हुए हैं। इस वजह से व्यक्ति को अपने घर से दूर भी जाने का इशारा करते हैं। अपने प्रभावों को बहुत ही मजबूती से वो व्यक्ति के जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। जल्दबाजीपन ना हो, तीव्रतम स्थिति में निर्णय ना लीजिए। सूर्य में बुध जब ही आए तो आप आगे बढ़ जाना। चंद्रमा और बुध के केंद्र में होने के कारण कई बार व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति गलत निर्णय ले बैठता है। जब कभी भी कोई निर्णय लेना हो, निस्संदेह आपको अपने पिता पे और माता पे आश्रित होना चाहिए। उनसे जो निर्णय प्राप्त करके आए वही निर्णय आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार गुरु और शुक्र जब एक दूसरे को देख लेते हैं तो व्यक्ति को घमंडी प्रवृत्ति का बना देते हैं और व्यक्ति के अंदर यह प्रभाव विकसित हो जाता है कि मैं ही हूं तो ठीक हूं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुला लग्न के लोगों में मैंने अक्सर ये बात देखी है कि वो थोड़े स्वार्थी तत्वों से युक्त हो जाते हैं, स्वार्थ के तत्वों को रखने वाले या स्वार्थी विचारधारा को शामिल कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप वैचारिक रूप से आप बहुत बेहतर हो, मजबूत हैं, आपकी कुंडली अच्छी है। बाकी की चीजें मैं कल बताऊंगा। अगर ग्रह की स्थिति के आधार पर चर्चा करूं तो चंद्रमा सूर्य आपकी कुंडली में जिस डिग्री पे है उस अवस्था में अगर देखें तो 29 डिग्री 34 कला बाल अवस्था के, यानी कि वो परिणाम 25% का देंगे। चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में जो बैठे हैं उसके आधार पर वो 27 डिग्री के हैं, वो मृतप्राय हो रहे हैं। ये बात मैंने कही थी कि यहाँ पे वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं और निस्संदेह डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को वो कमजोर करेंगे। समझने की बात है। मंगल उच्च के हैं और जन्म कुंडली में वो श्रवण नक्षत्र के 21 डिग्री पे बैठे हैं। अवस्था कुमार की होगी, इस वजह से वो परिणाम 50% का और संपूर्ण देगा। मारक होने के कारण, चतुर्थ भाव में बैठे होने के कारण अपना संपूर्ण देगा और व्यक्ति को प्रभाव से युक्त रखेगा। मतलब उसके पास यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल का गौरव और कुल का दीपक, साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर एक असीमित ऊर्जा का संचार भी करेगा। क्लियर है। बुध की स्थिति आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूं वहां पे मित्रवत होकर के बैठे हैं 12 डिग्री के साथ। अगर जन्म कुंडली में देखते हैं तो युवावस्था के यहाँ पे अगर वो अनुराधा नक्षत्र में, नक्षत्र के अधिपति के कमजोर हो जाने के कारण थोड़ा सा उनका प्रभाव क्षुब्ध होगा, लेकिन फिर भी योग कारक है, इस वजह से चलेगा। तो यहाँ पे व्यक्ति का ज्ञान बढ़िया रहे और बुध की दशा बढ़िया जाएगी, अच्छी जाएगी। भाग्य का बल और विदेश से धन, विदेश का प्राप्त होना, विदेश से डिग्री लेना, ये सब मिलता रहेगा। गुरु जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, केतु का नक्षत्र है और जन्म कुंडली में 1 डिग्री के हैं। वो कमजोर तो है निसंदेह, लेकिन नवांश कुंडली में भी वो वर्गोत्तम हो रहे हैं। इस वजह से पुनर्प्राप्य कर रहे हैं, अपने बल को वो पुनः प्राप्त कर ले रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति के अंदर गंभीरता और व्यक्ति के अंदर जो एक ज्ञान का फल होता है या व्यक्ति के अंदर प्रतियोगिता का बल, व्यक्ति के अंदर दुश्मनों से और विपरीत परिस्थिति से लड़ने की जो क्षमता है वो बनी रहेगी। वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है ये बात पक्के तौर पे है कि व्यक्ति इस कुंडली से जितना ज्यादा प्राप्त करना चाहता है प्राप्त कर सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप कुंडली को कितना मान रहे हैं और आप कुंडली को कितना जान रहे हैं। ये कुंडली आपके साथ हमेशा हर पल खड़ी है। आप अपना साथ मत छोड़ना, अपने बल को कमजोर मत होने देना, क्योंकि चंद्रमा है कमजोर, वो कभी कभी छोड़ करके चला जाता है। इस कारण से व्यक्ति की कुंडली को कभी कभी उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। ये कुंडली आपके साथ है, आप कितने अपने साथ हो। तुला लग्न की कुंडली वर्गोत्तम, गुरु वर्गोत्तम, बहुत बढ़िया। शुक्र आपकी कुंडली में स्वाति नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र है। राहु शुक्र राहु का संग खोजते हैं, वो उससे केंद्र में है, संपूर्ण है। गुरु का प्रभाव आपको अनुभवी बना रहा है और व्यक्ति को ज्ञान संपन्न बना रहा है। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में ठीक है, युवावस्था के बैठे हैं, उनकी डिग्री खराब नहीं है और वो 17 डिग्री के हैं। शनि भी आपकी कुंडली में 17 डिग्री पे, ये दोनों ग्रह युवावस्था के हैं। इस कुंडली में शनि और शुक्र की दशाएं बहुत अच्छी जाएंगी, हमेशा अच्छी जाएंगी। राहु और केतु में मैंने बात बताई कि राहु और केतु की दशाएं आपकी कुंडली के लिए थोड़ी बहुत कमजोर हो सकती हैं। जहां केतु अशुभ परिणाम देंगे वहीं राहु आपकी कुंडली में बढ़िया परिणाम देंगे। वृद्ध होने के बावजूद ये दोनों ग्रह थोड़े बहुत नेगेटिव होंगे। अभी दशा में अगर बात करूं तो आपकी कुंडली में अभी दशा शनि की चल रही है। ये दशा अभी 2025 तक है, 1999 के आप जन्मे हैं। इसके बाद बुध की दशा आएगी जो व्यक्ति के विवाह करवाए, व्यक्ति का भाग्य उदय करवाए, व्यक्ति का भाग्य का लाभ दे, विदेश जाने का मौका दे, अवसर प्राप्त करवाए, व्यक्ति को धन के, व्यक्ति को यश का, व्यक्ति के विवाह का, व्यक्ति के पुत्र प्राप्त होने का, यात्रा करवाने का, विदेशों से संबंध जोड़ने का, ये सारी चीजें अभी आपकी कुंडली में आनी बाकी है। ये चीजें बनती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।